वो एप्स्टीन फाइल जिसमें नंबर 1 नाम है ट्रम्प का। और जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने, जो लेफ्टिस्ट है, उन्होंने खुलकर बोल दिया है कि एक पूरा पीडोफाइल गैंग है जो छोटी बच्चियों का सेक्सुअल इस्तेमाल, बलात्कार करती है। वो आज दुनिया पे राज कर रही है और उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया है। इन सारे सिचुएशंस में अब हमें सीधे चले आना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या बात करना है। हम हिंदुस्तान पर क्या असर होगा? देखिए, हिंदुस्तान को अब पूरे जो पेट्रोलियम बाजार है उसमें पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगेंगे और उसका सबसे बड़ा खामियाजा हम पे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। संदेश झूठ से हटके कि भारत का क्या रुख होना चाहिए था। मोदी सरकार ने सिर्फ ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, सिर्फ ट्रैवल एडवाइजरी। क्या ये कमजोरी नहीं है? ये जो हमला है, क्या ये एक राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला नहीं है? किस नजरिए से देखते हैं आप वेनेजुएला पर हुए हमले को और भारत की चुप्पी को भी? इंदिरा गांधी होती तो क्या करती? याद कीजिए 1971। जी, धन्यवाद हरिशंकर जी एंड वेलकम टू सलीम खान जी और रवि यादव जी। बात ऐसी है कि शर्म आती है, दुख भी होता है कि एक बहुत ही सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट इशू में भी भारत की सरकार, मोदी सरकार कोई भूमिका नहीं ले पा रही, और जो भूमिका ली है वो इतनी वीक है कि वो चुप भी बैठता तो अच्छा होता, कुछ भी ना बोलता तो शायद अच्छा होता। उसके पहले शुरुआत, और इसलिए नेहरू जी और इंदिरा जी, राजीव गांधी, यहाँ तक मनमोहन सिंह भी होते तो बोल ही देते, वीपी सिंह भी होते तो बोल भी देते, कोई भी और सरकार होती तो बोल देती, वाजपेयी जी भी बोल देते। मोदी जी में वो बचे नहीं बात, क्योंकि वो हाईली कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अडानी के जो पूरे कांड है, अरेस्ट वारंट्स है, पन्नू निज्जर वाली जो हत्या, ये असैसिनेशन प्लॉट्स, तो अमित शाह, मोदी, नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत दोवल, राजनाथ सिंह, अमित, ये सबके सब हमारे जो टॉप हमारे शिवशंकर मेनन, ये सबके सब बहुत बुरी तरीके से एक्चुअली फंस चुके हैं अमेरिका के हाथों में। अब ये बात है, मगर उसके साथ मेरा ये बोलना है कि हमें पहले खंडन करना चाहिए ट्रम्प की ये गैंगस्टर सरकार का। ये सरकार भी नहीं, ये गैंगस्टर का एक कबॉल है, एक गैंग है, तो दुनिया पे अलग अलग जगह पे जाके वार कर रही है। दूसरी बात है कि ये जो 3 जनवरी का दिन है, 6 साल पहले उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी, जो ईरान के बहुत बड़े नेशनल हीरो है। तो ये वापस दिन उन्होंने चुना है ईरान को भी एक संदेशा देने के लिए। आप समझ लीजिए कि ये साल में क्या क्या होना है। तीसरी जो बात है कि जो प्रेसिडेंट मादुरो है, मैं उसको मिल चुका हूँ। मैं 2024 में एक एंटी इम्पीरियलिस्ट कॉन्फ्रेंस और एक प्रो पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी वेनेजुएला में, तो हम काफी साथी दुनिया के वहां थे। आई वाज ऑनर्ड टू एक शेक हैंड्स विद प्रेसिडेंट मादुरो, और बस थोड़ी दूरी बैठे थे जब उनका हम लोग भाषण सुन रहे थे। और आखिरी दिनों में भी आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट मादुरो ने पैलेस्टाइन का कैफिया पहना था। वो बहुत ही क्लोज अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे पैलेस्टाइन के सवाल के साथ, क्योंकि साउथ अमेरिका में जो डिक्टेटरशिप्स को सपोर्ट किया वो इजराइल ने सपोर्ट किया। अमेरिका ने तो किया ही है, मगर इजराइल का भी बहुत खतरनाक रोल रहा है अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में डिक्टेटर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो वहां जो भी आजादी की मूवमेंट उभर कर आती है वो एंटी इजराइल और एक प्रो पैलेस्टाइन पोजिशन लेती है। तो उसमें आप और एक बात देखिए कि ये अटैक के पहले नेतन्याहू और ट्रंप एक साथ बैठे थे फ्लोरिडा में। नेतन्याहू 5वीं बार अमेरिका जा चुका है ये साल में, ट्रंप आने के बाद में 8-9 महीने के अंदर। तो पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या ईरान पे हमला होगा या वेनेजुएला पे कुछ करेंगे, ये कुछ बातें तो हमको समझ नहीं आ रही थी, या तीसरा कुछ फॉल्स फ्लैग अटैक, टेरर अटैक करे ताकि एप्स्टीन फाइल का मामला दबे। जो ट्रंप असली तरीके से फंसा है, रिपब्लिकन पार्टी पूरी फंसी है, बड़े बड़े बिलियनर जो इस पूरे मामले में फंसे, वो एप्स्टीन फाइल जिसमें नंबर 1 नाम है ट्रंप का। और जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने, जो लेफ्टिस्ट है, उन्होंने खुलकर बोल दिया है कि एक पूरा पीडोफाइल गैंग है जो छोटी बच्चियों का सेक्सुअल इस्तेमाल, बलात्कार करती है। वो आज दुनिया पे राज कर रही है और उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया है। तो उन्होंने गुस्ताव पेट्रोस को भी हमला दिया है।
क्यूबा और मेक्सिको ये हमला को धमकी दी है। करेगा नहीं ट्रंप, क्योंकि आप समझ लीजिए कि एक्चुअली हुआ क्या है। नंबर 1 है कि कहीं न कहीं मादुरो को बिट्रे किया गया है, उसके सिक्योरिटी डिटेल ने ही उसको किया है, क्योंकि आर्मी उसके साथ खड़ी है। प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज़ जो भी चुनकर आई, और डेल्सी रॉड्रिगेज़ भी बहुत ही ट्रस्टेड साथी है मादुरो की, जिसके फादर भी क्रांति में थे, बोलिवारियन रेवोल्यूशन में, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में थे, उनका बहुत भयंकर टॉर्चर वगैरह हुआ है। तो डेल्सी रॉड्रिगेज़ ने कमान संभाली है, और अमेरिका ने इनको पकड़ कर लेके गए, मगर अमेरिका का कोई सेना वेनेजुएला में है नहीं। दे हैव नॉट कैप्चर्ड वेनेजुएला, ना उन पे कोई इन्वेजन किया है, क्योंकि ये इराक, वियतनाम, अफगानिस्तान से बुरी परिस्थिति हो जाएगी, क्योंकि वेनेजुएला में जंगल बहुत है, और मादुरो ने हथियार अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं। तो बहुत बड़ी गरेला वॉर का सामना ट्रंप को करना होगा, और ये साल में इलेक्शन आ रहे हैं। ट्रंप ने अगर ऐसी कोई मूर्खता की, तो फिर तो ट्रंप का जो बुरा हाल है, वैसे भी अक्टूबर नवंबर के इलेक्शन में और भी बुरा हाल होगा। तीसरी जो बात है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि यूरोप ने भी पूरा समर्थन दे दिया है ट्रंप को ये पूरे अटैक में। कनाडा ने दिया है, फ्रांस ने दिया है, ब्रिटेन ने बोला भाई मेरा कोई नहीं था। मगर ये जितने ऑयल कंपनीज है यूरोप और अमेरिका की, ये सबके साथ नजर टाके है कि अभी हम लोग वेनेजुएला में जाके 303 बिलियन बैरल्स, 14 to 17 trillion dollars worth of oil, gold, lithium, rare earth metals, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल जो लैंड्स है, फॉरेस्ट है, इतना नेचुरल वेल्थ है कि अगर सैंक्शंस नहीं डाले गए होते, जैसे ईरान पे है, वेनेजुएला पे, क्यूबा पे है, अगर सैंक्शंस वेनेजुएला पे नहीं डाले गए होते, तो ये दुनिया का टॉप कंट्रीज में होता, क्योंकि इसके पास नेचुरल वेल्थ इतनी है। मगर ये सैंक्शंस खाली ट्रंप की बात नहीं है, ओबामा ने भी यही किया है, बाइडेन ने भी वही किया है, और ट्रंप ने भी वही किया है। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। एक कानून की बात करेगा, वो बोलेगा मैं कांग्रेस में जाके वही करता, दूसरा बोला भाई मैं कांग्रेस में नहीं गया, ताकि मादुरो को ना पता चले। भाई इतना ही अंतर है, खास कोई अंतर नहीं है ये दोनों ओलिगार्किक कैपिटलिस्ट गैंगस्टर पार्टीज में। उसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि मादुरो और शावेज ये दोनों पहले इंडिजिनियस प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं। अभी तक वहां के गोरे, स्पेनिश, पोर्चुगीज कॉन्क्विस्टडोर्स के जो पूर्वज थे वही चुनकर आते थे। मगर यूगो शावेज की जो पूरी क्रांति हुई, वो लैंडलेस वर्किंग क्लास और फार्मर्स और पेजेंट्स और वर्किंग क्लास, उसकी जो पूरी मूवमेंट हुई, तब वो चुनकर आए थे। यूगो शावेज चुनकर आए थे 2 बार। उसके बाद उसको पॉइजन करके मार डाला 99 में, 99 में सॉरी, शावेज आए। उसके बाद मादुरो 2 टर्म से है, इलेक्शन जीत कर आए, कोई ईवीएम वीवीपैट से नहीं आए। ओके, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने, मैं मादुरो के इलाके में जा चुका हूं जहां वो बड़ा पड़ा था, और मादुरो वर्किंग क्लास गरीब इलाकों से आता है, वो बस ड्राइवर था, और उसके इलाकों में हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ जो पहले नहीं मिलता था, तो 60 to 70% लोगों तक उन्होंने वो ये वेलफेयर पहुंचाया है। और अगर इनके पास, क्योंकि मैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर को मिला था लास्ट टाइम में जो वेनेजुएला में था, उसने कहा था हम लोग तेल ही नहीं बेच पा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन कर दी है, मगर फिर भी जो भी रेवेन्यू आता है हम लोग मैक्सिमम हम लोग अपने लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और अभी पोजीशन ये आई कि ट्रंप को एप्स्टीन फाइल से बचना था, तो उसने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। मीडिया भी बात नहीं करी एप्स्टीन के बारे में, वेनेजुएला की बातचीत होगी, ईरान की बातचीत होगी, और उसके साथ ये बात हो रही है कि ये ऑयल तो हमारा था, ये ऑयल तो हमारा है, हमारी कंपनीज ने ये सब बनाया है। अरे भाई तुम्हारी कंपनीज थी, जैसे ब्रिटेन ने ईरान में किया था, दूसरी जगह पे किया था। ये देशों ने उठकर अपनी मिल्कत को, अपनी नेचुरल रिसोर्सेस को सॉवरेन बना दिया, नेशनलाइज कर दिया। मोसादेक को ईरान में खत्म कर दिया था, और अभी हम लोग ये पूरा परिस्थिति आज वेनेजुएला में देख रहे हैं। वैसे वेनेजुएला बहुत स्ट्रांग है, इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, जनता सड़क पे है, अमेरिका में प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं, विशाखापट्टनम में ट्रेड यूनियंस और लेफ्टिस्टों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिए, भारत भी खड़ा होगा। ये सरकार हमारी निकम्मी, डरपोक है, मगर भारत की जनता जो आजादी की परंपरा के साथ आती है, वो अपना काम। 1971 इंदिरा गांधी ने यूएस के 7th फ्लीट को धमकी को नजरअंदाज कर पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और बांग्लादेश बनाया था। लेकिन मोदी जी ट्रंप के इस हमले पर सिर्फ चिंता क्यों जता रहे हैं? क्यों मोदी सरकार अमेरिका की कठपुतली बन गई है?
क्या ये निंदनीय कार्य नहीं किया है ट्रंप ने? कम से कम हम घोर शब्दों में निंदा तो कर सकते हैं कि एक देश की संप्रभुता पर हमला, कानून को ताक पर रखकर हमला, यूएन को ताक पर रखकर हमला, और वहां के जो शासनाध्यक्ष थे उनको उठाकर उनकी पत्नी को बेडरूम से ले जाना, ये सब क्या है? नहीं, आप हमारे ख्याल में मीठी गुरुवाला जी ने कह ही दिया है, ये गैंगस्टर डिप्लोमेसी है। तो ये वही चीज हो रही है। और देखिए, जैसे कि सद्दाम हुसैन के साथ, जो कि चाहते थे कि अलग करेंसी में पेट्रोल बेचना, मोहम्मद गद्दाफी जो भी यही काम कर रहे थे, उन्होंने एक अफ्रीकन गोल्ड कॉइन का सिस्टम शुरू किया था और उसमें वो तेल बेचना चाह रहे थे। और इन दोनों को झूठे सारे कैंपेनिंग करके, एक को केमिकल वेपन और दूसरे को कि ये कि बहुत गलत आदमी है, ये इत्यादि इत्यादि करके उनके खिलाफ जिस तरह से पूरे इराक, लीबिया, सिर्फ लीबिया ही नहीं, इराक लीबिया ही नहीं, पूरे मध्य पूर्व में, वेस्ट एशिया में एक भयंकर अमेरिका युद्ध में ये सारे पूरी इकोनॉमी वेस्ट एशिया की ध्वस्त हो गई, जिसका असर हम हिंदुस्तान पे भी पड़ा, पाकिस्तान पे भी पड़ा, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पड़ा है और एशिया पे भी पड़ रहा है। पर उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि 74 में जैसे पेट्रो डॉलर उसने सबके ऊपर लादा था हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरबिया के ऊपर, और सारे ही लोग पेट्रो डॉलर में ही खरीदे। और हिंदुस्तान तो कहीं तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। वो रशिया से जो तेल मंगा रहा था, हालांकि उससे हिंदुस्तान के अवाम को कोई फायदा नहीं था, पर फिर भी मुल्क के कुछ चीजें होती है जिसमें हम सब सपोर्ट करते हैं इन चीजों को। हमें मजबूर किया गया कि हम रशिया से पेट्रोल खरीदना बंद करें। बंद तो अभी नहीं हुआ, पर कम बहुत हो गया है। और खरीदना कहाँ से है? अमेरिका से है। और अमेरिका से जब सभी लोग पेट्रोल खरीदेंगे, और अभी जो अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका का टारगेट जो है मदुरा नहीं है, वो उनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि वो ड्रग कार्टेल को लीड करते हैं और अमेरिका में ड्रग्स बेचते हैं। ये सारी चीजें करके उनको जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है और जिस तरह से वेनेजुएला के लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे साफ है कि वो एक खुद पॉपुलर राष्ट्रपति है। उन्होंने बहुत कुछ किया है, जैसा मीठी बोरवाला जी ने अभी कहा है, उसको दोहराने की हमें जरूरत नहीं है। इन सारे सिचुएशंस में अब हमें सीधे चले आना चाहिए कि हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान पर क्या असर होगा। देखिए, हिंदुस्तान को अब पूरे जो पेट्रोलियम बाजार है उसमें पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगेंगे और उसका सबसे बड़ा खामियाजा हमें हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। हम हर तरह से, कई तरह से दबे हुए हैं, टैरिफ में दबे हुए हैं, अपने एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, हमारे एम्प्लॉयमेंट कम हो गए हैं, कई तरह की समस्याओं के साथ इस समस्या से निपटना हमारे लिए आसानी नहीं। और दूसरी चीज, जिस तरह से उनको उठा के ले गया वो क्रिमिनल है, उनको उठा के ले गए, सेना भले ही वहां ना पहुंची हो, पर कहा यह जा रहा है कि चीन की जो स्टिल्थ व्यवस्था है वो उनके अमेरिकन जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो उसमें कहाँ सेंध लगी नहीं लगी, मीठी बोरवाला जी ने उसके भी कुछ इंगित किया है। ये सारी चीजें हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आपने कहा इंदिरा गांधी के वक्त में हम 71 में अमेरिकन 7 फ्लीट को भी रोक दिया था। उस रोकने में हमारा डिप्लोमेसी बहुत बड़ा काम किया। इंदिरा गांधी ने जो है पूरे डिप्लोमेटिक उसमें देखिए, सिर्फ सोवियत यूनियन से ही नहीं, तमाम और मुल्कों से उन्होंने बड़े अच्छे रिश्ते बना रखे थे और तमाम मुल्क जो है वो अमेरिका के साथ होते हुए भी हिंदुस्तान के जो कुछ भी हो रहा था उसमें साथ दे रहे थे हिंदुस्तान का। और इसी वजह से जो है बांग्लादेश को अगर वो स्वतंत्र करा सके तो डिप्लोमेटिक ताकत होती है जिसकी वजह से आप वो करते हैं। और सोवियत यूनियन के साथ उससे पहले जो 25 साल की संधि की थी, उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उसका भी असर हमें उसमें देखने को मिला और वो हमारा लिए बड़ा कामयाब रहा। अब अगर आप देखें हमारी डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं से हम उस स्थिति में नहीं है। हमारे आसपास के मुल्कों के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत मधुर नहीं है।
और दूर में चले जाएं तो हिंदुस्तान के साथ जो भी है वो या तो इसलिए है कि जो हिंदुस्तान एक अमेरिका खेमा में हो गया है, इस वजह से है। उसके अलावा और अमेरिका खोना होने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता। पहले आप नैम के 71 में आपको याद होगा, नैम बहुत संगठित था और नैम की लीडरशिप जो है हिंदुस्तान देता था। आज हम उस स्थिति में नहीं है, पर ये कभी कहना गलत है कि हम उस स्थिति में नहीं है। अगर आज ब्रिक्स के आप देखें, इस साल की प्रेसिडेंटशिप हमारे पास है, तो ब्रिक्स के जो ताकत है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कि ट्रंप ने जो धमकी दी हम ब्रिक्स को तहस नहस कर देंगे, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को वो करके दिखा दिया। वहां से जो शुरू हुआ हमने उस पर कुछ कहा नहीं। वेनेजुएला ब्रिक्स में आना चाहता है। वेनेजुएला जो है तेल जो है वो डॉलर में नहीं बेच रहा है, वो युआन में बेच रहा है। और ये सारी चीजें जब खत्म होकर सारी चीजें डॉलर में बिकने लगेगी तो हिंदुस्तान को इन सारी चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज में बहुत छोटी सी चीज लगती है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मैनहट्टन के एक डिस्ट्रिक्ट को, जैसे कि मान लीजिए हिंदुस्तान में किसी एक प्रदेश के छोटे से जिले का कोर्ट हो, वहां जाकर अगर उसकी ट्रायल होगी तो इस पे एक बड़ा मैसेज जो अमेरिका देना चाहता है कि वेनेजुएला अमेरिका का हिस्सा है और हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम खींच के ला सकते हैं और वहां उसका ट्रायल करेंगे। ये जो सिंबोलिज्म है ये बहुत खतरनाक है। ये किसी भी मुल्क के साथ अगर ये होता है तो विश्व की शांति की अगर हम जो बात करते हैं, आज यूनाइटेड नेशंस की जो स्थिति हो चुकी है, कोलंबिया यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ है, कल परसों में शायद सिक्योरिटी काउंसिल की शायद मीटिंग, और उसके एक आध दिन बाद और भी कुछ मीटिंग्स होनी होंगी। तो क्या यूनाइटेड नेशंस जिसकी सारी फंडिंग, मैक्सिमम फंडिंग, सारी तो नहीं आती, भारत भी काफी आजकल देता है, मैक्सिमम फंडिंग जब अमेरिका से आता है, क्या यूनाइटेड नेशंस को स्टैंड ले पाएगा? समस्याएं बहुत तरह की हैं और उन सारी समस्याओं को भारत किस तरह से निपटेगा ये देखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि भारत सबसे पहले जो है डिप्लोमेसी भारत को सुधारनी पड़ेगी। अपने भारत को एक सशक्त डिप्लोमेसी बनानी पड़ेगी। सिर्फ एक खेमे से दूसरे खेमे भागने से भारत की कभी भी शक्ति नहीं रही है। भारत नैम में भी जब रहा है तो किसी खेमे में नहीं रहा, उसके बावजूद भारत सशक्त रहा है। तो हमें उसी तरह से अपने को सशक्त बनाने की जरूरत है। और वेनेजुएला में आज जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि वो सारे विश्व के लिए एक चेतावनी है, विश्व शांति के लिए चेतावनी है। और एक छोटी सी चीज कह के मैं खत्म करना चाहूंगा, लैटिन अमेरिका में हम भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि रशिया या चाइना या कोई तीसरी ताकत कहीं से भी किसी तरह का इंटरवेंशन कर सके। जब फॉकलैंड्स का हुआ था आज से कोई 50 साल पहले, तब भी हमने देखा कि विश्व की शक्तियां जो है अर्जेंटीना के खिलाफ जब फॉकलैंड्स में लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश आर्मी के साथ, तो कोई भी वहां भी इंटरवीन नहीं कर रहा। साउथ अमेरिका की ये एक डिफिकल्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसे हमें सोच के चलना पड़ेगा। और पर अब एशिया को हम कैसे बचा सके, क्योंकि उसके बाद एशिया ही नहीं अफ्रीका पर भी टारगेटिंग हो रही है, उस पर हमें सोचना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, और राष्ट्रीय मंच पे भी हमें दोबारा इन सारी चीजों पर खुलकर बातचीत करने की जरूरत है। जी धन्यवाद। संदेश झूठ से हटके।